विश्व शांति का संकल्प हो तो साथ देगा हमें भी खुदा। हमसे ही तो है ये जहां, हम ना हो तो क्या है यहाँ। मन में गर दुर्भावना हो, ये भी तो हिंसा ही है। सबके लिए शुभ भावना ही लेकर हमको चलना है। अहिंसा के पथ से यहाँ शुरू होगा युग एक नया। हमसे ही तो है ये जहां, हम ना हो तो क्या है यहाँ। Trying to conceive but unsuccessful, have been advised IVF or IUI, want a healthy and intelligent baby? Join us to fulfill your dream of becoming parents. A free expert guidance program on holistic IVF and IUI, scientific and spiritual approach, golden steps for successful IVF and IUI. Daily online live sessions by expert medical doctors and spiritual teachers on decoding journey of IVF, tips for successful IVF, stress management, emotional well-being, fertility boosting diet, exercise and pranayam, counseling, meditation, sleep management, art therapy, music therapy, instrumental music meditation, value stories, Gita Gyan and scriptures, Ayurvedic and naturopathy detoxification, Garbhadhan. Starting from 1st November, meet us virtually from Monday to Saturday between 8 to 9 pm and Sunday between 11 am to 12 pm. Live on Zoom and YouTube channel Holistic IVF. Zoom meeting ID 919-519-84746. Password happiness. For more details, call us on 9158-927-937 or 98206-16509 or 9833-801-570. Om Shanti and a very good evening to all of you and a very warm welcome to all of you to today's session, holistic and scientific and spiritual approach for IVF and IUI success. आज जो है आज पिछले 2 दिन से हमने स्पिरिचुअल अप्रोच देखा कि वो स्पिरिचुअल अप्रोच से हम कैसे अपना जो भी लक्ष्य रखा है जो एक डिवाइन लक्ष्य है इन अ वे, तो उसको साकार करने के लिए कहो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं साइंटिफिक स्पिरिचुअली, वो हमने देखा। और इसका लॉन्च जैसे आप सभी जानते हैं फर्स्ट को हमने किया था बहुत सक्सेसफुली। अभी थोड़ा इनिशियल फेज पे है लेकिन अभी तक तो बहुत सक्सेसफुली हमारे सेशंस चल रहे हैं। और आज हमारे साथ जो है बहुत ही जाने माने IVF कंसल्टेंट है जिनका सक्सेस रेट और एक्सपीरियंस बहुत हाई है।
और आज आप हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें गाइड करेंगे एक साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर, एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से। आप तो मेडिको है ही, साइंटिफिक अप्रोच के मतलब के बेसिस पे कैसे हम इसमें सक्सेस पा सकते हैं, इस पे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर चैतन्य शिंबेकर हैं आज। इनका परिचय हम कुछ इस प्रकार देंगे। आपको MBBS, MD, FICOG, FICMCH और डिप्लोमा इन पेल्वियोस्कोपी जर्मनी से हासिल है। आप गोल्ड मेडलिस्ट है MBBS नागपुर यूनिवर्सिटी से, और मुकुंद शास्त्री गोल्ड मेडल IMA इनको प्राप्त है। खंडवाला बेस्ट पेपर अवार्ड इनको प्राप्त है, और अभी आप CMD ओमेगा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड नागपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप नागपुर OBGYN सोसाइटी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी के पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आप बहुत सारे अवार्ड्स के रेसिपिएंट्स हैं, जैसे कामनी राव युवा फॉक्सी ओरेशन अवार्ड, डॉक्टर मुकुंद तमस्कर ओरेशन MS सिग्नेचर अवार्ड, एमॉक्स बेस्ट कमिटी चेयरपर्सन अवार्ड, एमॉक्स V4D अवार्ड। ये सारे अवार्ड्स आपको प्राप्त हैं। आपने कीनोट स्पीच दिया है और टॉक्स भी दिया है 50 के करीब फॉक्सी सोसाइटीज में। आप फैकल्टी है इन ऑल नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंसेस AICOG, ISAR, IAGE, ISOPAR, IFS और इनवाइटेड फैकल्टी FIGO 2021 ऑस्ट्रेलिया में। आपके कई सारे पब्लिकेशंस हैं और 3 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी हैं और कई सारे अलग पब्लिकेशन भी है। समय की सीमा को देखते हुए हम सारे कुछ इंक्लूड नहीं किया है, क्षमा चाहते हैं। और आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है विद ओमेगा हॉस्पिटल एज पार्ट ऑफ प्रेस्टिजियस ट्रायल्स लाइक इंटरग्रोथ, पर्ल एंड ECGRI ICMR ट्रायल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चैतन्य शिंबेकर। एंड बिफोर आई हैंड इट ओवर टू यू, डॉक्टर शुभदा वैन हमारे साथ है, आप कुछ वर्ड्स इनके लिए बोलेंगे। ओम शांति, ओवर टू यू। ओम शांति। आपका आज के इस सत्र में बहुत बहुत पूरे ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग की तरफ से, होलिस्टिक IVF IOI टीम की तरफ से, डॉक्टर चैतन्य शिंबेकर सर कहे या हमारे भाई साहब कहे, बहुत बहुत दिल से स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। और आप इतना व्यस्त रहते हुए भी आपने हमारा ये जो निमंत्रण था वो स्वीकार किया, तो मैं बहुत बहुत आपका दिल से भी धन्यवाद करना चाहूंगी। और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, और आपका भी वही लक्ष्य है कि आपका जो सक्सेस रेट देखते हुए कि सभी जो पुअर से पुअर पेशेंट को भी आप हेल्प करना चाहते हैं, तो इस जो महान लक्ष्य से आप इतने साल से सेवा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसीलिए आपका सक्सेस रेट भी बहुत हाई है। तो आपका ये एक्सपर्टाइज हमारे पूरे इंडिया से जो भी ज्वाइन होते हैं उनको लाभ मिले, यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। हमारे बीच में इस प्रोजेक्ट के जो मेन कोऑर्डिनेटर कहे, गाइड कहे, डॉक्टर EV स्वामीनाथन सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगी, वो भी अपनी तरफ से आपका जरूर जरूर स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। Om Shanti. Good evening to all of you. On behalf of the entire IVF team and Dr. Shubda Neil, मैं डॉक्टर चैतन्य जी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप इतने बिजी होते हुए भी आप आए, और हमारे जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनको आप बहुत बहुत प्यार से गाइड करेंगे। सो वंस अगेन आई वेलकम यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, एंड आई एम श्योर कि आज आप जो कुछ भी इनको बताएंगे इट वुड बी ऑफ ग्रेट गाइडेंस टू देम। एंड आप जैसे एक्सपर्ट जो हैं यहाँ पर आते हैं, तो मेरे ख्याल से ये पूरे ऑडियंस का भी अपना एक परम सौभाग्य है। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस सेशन में अटेंड करने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स, विशेष तौर पर हमारी होलिस्टिक IVF टीम का भी मैं आज के सेशन के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं BK शुभदा नील मैडम का धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। डॉक्टर स्वामी चालखोर जिन्होंने मुझे यहाँ तक आप तक पहुँचाया, फिर स्वामीनाथन सर के
टॉक्स मैंने सुने हैं और मैं बहुत प्रभावित हुआ। रहना मैडम, आपका भी धन्यवाद, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा दिया। और मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं अपना टॉक शुरू करता हूँ। बेसिकली आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक मेरे दिल के करीब है, क्योंकि ये मेरा रोज का काम है। और इसमें जब मैं देखता हूँ कि हमारे पेशेंट्स जो रहते हैं वो किस प्रकार से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजरते हैं, तब एक ज़रूरत मुझे लगने लगी कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि उनका साइकोलॉजिकल फैक्टर एस्पेक्ट जो है उसका भी ख्याल रखा जाए। और ये करते वक्त मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, लेकिन होता क्या है कि हम लोग जब प्रैक्टिस में पेशेंट्स देखते हैं तो हम इतना वक्त उन्हें नहीं दे पाते। और फिर ऐसे मराठी में एक कहावत है कि सोनाराने कान टोचावे, यानी जो काम है वो उसी ने करना चाहिए, जिसका काम जिसने उसी ने करना चाहिए। हम क्लिनिशियंस हैं लेकिन हम साइकोलॉजिस्ट नहीं है। हम क्लिनिशियंस हैं लेकिन हम लोग मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, इसमें इतनी जानकारी नहीं रख सकते जितनी आप लोग रखते हो। इसलिए शुभदा मैडम की और मेरी मुलाकात हमारे कॉन्फ्रेंस में हुई, और उस वक्त उनका जो पैशन था, उनका जो पेशेंट्स के प्रति उनका जो कंपैशन है और जो उनकी एम्पैथी है वो मैंने देखी, और मुझे लगा कि सेम में ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ना ये बहुत अच्छा रहेगा। हम सभी का उसमें फायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब चाहते हैं। मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ कि मैं बहुत स्वार्थी हूँ, और मेरा स्वार्थ ये है कि आपको बच्चा हो, क्योंकि जब आपका बच्चा होगा तभी मेरा नाम होगा। और इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि मुझे जितना हो सके उतना सक्सेस मिले, ताकि मेरे पेशेंट्स मेरे हॉस्पिटल से जब जाएंगे तो वो उनके चेहरे पे मुझे स्माइल चाहिए, उनके चेहरे पे मुझे समाधान और सुख चाहिए, और एक बच्चा उनके गोद में चाहिए। इस प्रकार से जब हम सब जुड़ के काम करते हैं तो इस टीम वर्क का जो परिणाम दिखाई देता है, वह परिणाम सही में हमें सबके लिए बहुत आनंद देता है, और वही हम सबको करना है। तो होलिस्टिक अप्रोच एंड साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल अप्रोच इन आईवीएफ एंड आईयूआई, ये आज का विषय है। तो मैं फिर एक बार ब्रह्म कुमारी को धन्यवाद देता हूँ, और ओमेगा हॉस्पिटल की टीम की तरफ से मैं आप सबका अभिवादन भी करता हूँ। मैं डॉक्टर चैतन्य शेम्बेकर, मेरे साथ हमारी टीम है जिसमें डॉक्टर मनीषा शेम्बेकर, डॉक्टर पारुल साहू, डॉक्टर आशीष जरैया और डॉक्टर कल्पना जेठा, ये लोग हमारे टीम के मेंबर्स हैं। साथ में हम लोगों के पास 12 गायनेकोलॉजिस्ट की टीम है, जो टीम में हम सब काम करते हैं, और 25 साल से हम लोग पेशेंट्स को हमारी सेवा दे रहे हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय शांति। आप अंधकार से प्रकाश की अद्भुत चमत्कारपूर्ण यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो अंधेरी सुरंग से निकलकर एक नई चमकती दुनिया में ले जाएगी। तो हम आज जो यात्रा कर रहे हैं वो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली यात्रा है, और ये यात्रा हमें जरूर आगे जाकर काम आएगी। सबसे पहले व्यंग्यत्व की व्याख्या क्या है ये हम सबको मालूम रहना चाहिए, और एक जो साइंटिफिक डेफिनेशन जिसको बोलते हैं वो क्लियर है कि 1 साल तक यदि शादी के बाद प्रेगनेंसी नहीं रही तो हम लोग उसको इनफर्टिलिटी या व्यंग्यत्व कहलाते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से बदल रही है। जब शादी 35 साल के ऊपर की उम्र में होती है तो 6 महीने की का अवधि यदि होता है और प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो हम लोग उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसका मतलब है आजकल शादियां लेट होने लगी है, इसलिए ये डेफिनेशन में बदलाव आया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे पेशेंट्स रहते हैं या ऐसी महिलाएं रहती है जिनको पता रहता है कि अपने में कुछ प्रॉब्लम है, या तो पॉलिसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट रहती है जिनमें ओवरीज में स्वेलिंग रहती है, उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते और उनको बचपन से 15 साल की उम्र से पता रहता है कि अपने में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर लेट शादी हुई है और उनको पता है कि अपना कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे महिलाओं में हम लोग ट्रीटमेंट तुरंत भी शुरू कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा
कि ज़रूरी ये है कि जल्दी शादी हो और जल्दी बच्चे हो, ताकि ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन की अपने को ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ प्रॉब्लम है? किसी ने हैंड रेज किया है? जी आवाज़ का नहीं, प्रॉब्लम है? आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वैसे ऐसे ही हुआ होगा। हाँ, आप सुन रहे, सबको बराबर आवाज़ सुनाई दे रहा है मेरा? जी जी जी। ठीक है, थैंक यू। तो अब मैं जो आपको एज के बारे में बता रहा था, तो सबसे पहले मैं शुरुआत एज से ही करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम संदेश मैं आप सबको देने वाला हूँ। जो ओवरीज है, ओवरीज, इसमें एक हमारे यहाँ ओवरीज में ओवम का या oocytes का एक स्टॉक रहता है, और वो स्टॉक जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कम होते जाता है। उसको हम लोग ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। और ओवेरियन रिजर्व जो है वो एज के हिसाब से कम होते जाता है, और फिर एक उम्र के बाद ये ओवरीज काम करना बंद करती है, जिसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। अब प्रॉब्लम कैसा है कि कभी कभी ये ओवरीज का जो स्टॉक है वो बहुत जल्दी खत्म होता है, और यदि जल्दी खत्म हो गया तो 35 या 32 के उम्र में भी ओवरीज काम करना बंद करती है। इसको हम लोग प्रीमेच्योर मेनोपॉज बोलते हैं। और ये प्रीमेच्योर मेनोपॉज जो है ये बहुत बहुत ज्यादा आजकल दिखाई दे रहा है। हम लोगों को, जब हम लोग एवरेज 100 पेशेंट्स आईवीएफ के हर महीने में करते हैं, तो मेरे यहाँ पे आज 80% जो पेशेंट्स है महिलाएं, उनका ओवेरियन रिजर्व कम दिखाई दे रहा है, उम्र के कम होने के बावजूद भी। और ये मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि एक बार जो ओवरीज काम करना बंद करती है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। और इसमें एक शॉकिंग शॉकिंग पेपर आया था, जो फर्टिलिटी और स्टेटिस्टिक नाम का हमारा एक जर्नल है, उसमें आया था। उसमें उन्होंने कंपैरिजन किया इंडियन वुमेन का स्पेनिश वुमेन के साथ, जो मतलब यूरोपियन लोगों का भारतीय लोगों के साथ कंपैरिजन किया, और उनको ऐसा दिखाई गया कि ओवेरियन एज इंडियंस का 6 साल आगे रहता है स्पेनिश वुमेन के। इसका मतलब मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि 32 साल की भारतीय महिला का ओवेरियन एज 38 ईयर्स के स्पेनिश महिला के बराबर रहता है ना? चौंकाने वाली बात। ये आंखें खोल देने वाला पेपर है। और ये पेपर जब हमने पढ़ा तब हमको इतना इसका प्रॉब्लम, इतनी इसकी सिवियरिटी पता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को आजकल ये महसूस होने लगा है कि इंडियंस में और एशियंस में, साउथ ईस्ट एशियंस में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ओवेरियन रिजर्व एकदम फास्ट डिटोरेट होने लगा है। और इसलिए सबसे पहला संदेश मैं आप सब लोगों को, यहाँ पे जो लोग हैं, क्योंकि आपके बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं, समाज में बहुत लोगों से आप मिलते हो, तो प्लीज, इवन आरएसएस से मैं जुड़ा हूँ तो उसमें भी हम लोग ये कैंपेन कर रहे हैं कि जल्दी शादी हो और जल्दी बच्चे हो। 25 के साल में लड़की ने शादी करना ही चाहिए, और 30 के अंदर उसके 1 या 2 बच्चे यदि उसको प्लान करने हैं तो उसकी फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए। टेक मदरहुड एज अ प्रोफेशन, take motherhood as a career, and please postpone your career. Give priority to motherhood, because motherhood is also a profession. It is a noble profession. So please do not forget that you should marry early and have kids as early as possible. 30 साल के अंदर अंदर यदि 2 बच्चे नहीं होते तो आगे जाके बहुत बड़ी कठिनाइयां आ सकती है। अब इसमें एक और साइकोलॉजिकल पार्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं किसी भी पेशेंट जब मेरे पास आती है तो मैं कभी भी गलती से भी किसी को ऐसा नहीं बोलता कि तुम माँ नहीं बन सकती हो, या किसी को मैं ऐसा नहीं बोलता कि तुम यू कैन नॉट फादर अ चाइल्ड। क्योंकि अजूस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म्स का काउंट नील है, ऐसे भी लोगों में, और जिनका ओवरीज का रिजर्व बहुत कम है, ऐसे महिलाओं में भी बच्चे हो सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने को ये सोचना नहीं है कि किसी को कोई भी माँ बन सकता है, कोई भी माँ बन सकती है यदि हमने ठान लिया तो। जैसे मैं एक आपको शुभांगी नाम की मेरी बहन है, जिसकी हिस्ट्री बताता हूँ। एक छोटे गांव की लड़की थी जिसका 22 की उम्र में शादी हो गई, और जब वो 24 साल की थी तो उसको प्रेगनेंसी थी, 9 महीने की प्रेगनेंसी हो गई, और प्रेगनेंसी में उसको बहुत हेवी ब्लीडिंग हुआ। जब वो प्रेगनेंसी 9 महीने की थी तब उसको इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा, और सीजर करते वक्त उसका यूट्रस निकालना पड़ा, और बाद में बच्चा भी गुजर गया। मतलब वो बेचारी, उसके पास ना बच्चा रहा ना यूट्रस रहा। लेकिन ऐसी शुभांगी को
हमारे यहाँ पे सरोगसी से बच्चा हुआ, तो वो आज भी मुझे भाई मानती है और हर राखी को मुझे मिलने आती है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो माँ बन नहीं सकती या बाप बन नहीं सकता। हर कोई, आजकल तो यूट्राइन ट्रांसप्लांट आ गए हैं, मतलब यूट्रस का अजेनेसिस भी है, यदि यूट्रस नहीं भी है तो यूट्राइन ट्रांसप्लांट से आपको यूट्रस भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। ये आप बात समझ लीजिए। तो ऐसा मत सोचो कि ये जो निराशा कभी कभी होती है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी या कभी मैं बच्चा मेरा नहीं होगा, ये आप मन से निकाल दीजिए। हर व्यक्ति को ये उसका अधिकार है कि उसको बच्चा होना चाहिए और उसका दिलाने का काम हम लोगों का है। हम साथ में मिलकर ये काम कर सकते हैं। अभी अ, एक पॉइंट जो दिमाग में आया, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, वो ये है कि शादी के पहले क्या टेस्टिंग करना चाहिए, शादी के पहले प्रेगनेंसी रह सकती है कि नहीं, उसका टेस्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप टेस्टिंग कर सकते हो, और उसमें कोई हस्बैंड से या कोई पुरुष सीमेंट टेस्ट तो नहीं कराएगा, लेकिन हमारे पास काफी मदर इन लॉ आती है जो लड़की को लेके आती है कि इसकी शादी है, हमारी शादी तय हुई है और इसका यूट्रस अच्छा है कि नहीं, आप देख लीजिए सोनोग्राफी करके। तो ये कंट्रोवर्शियल इशू है, लेकिन इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि एएमएच नाम की एक टेस्ट है ब्लड की, जो करने से हमको ओवरिज का रिजर्व कितना ये समझ सकता है। तो आपको यदि कोई शंका है कि हमारा ओवरिज कैसे काम कर रही है, हमको देखना है, तो आप एएमएच का टेस्ट कीजिए, क्योंकि एएमएच के टेस्ट से अपने को पता चलता है कि ओवरीज कितना काम कर रही है और कितने साल तक काम कर सकती है। तो मैं, यदि मेरे पेशेंट ने एएमएच का रिपोर्ट दिया, तो मैं उसकी पूरी कुंडली बता सकता हूँ कि उसको कोई बच्चे कितने हो सकते हैं, वो माँ बन सकती है कि नहीं बन सकती है, कब बन सकती है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, इन शॉर्ट उसकी फर्टिलिटी कैसी है, वो अपने को समझ में आता है। तो किसी लड़की को यदि शादी पोस्टपोन करनी है या उसके मन में कोई शंका है कि हमारे पीरियड्स बराबर नहीं है, मेरा हार्मोन का लेवल क्या है, तो ये ब्लड टेस्ट है, किसी डॉक्टर से आप पूछ के कर सकते हो। ताकि तो मैं पार्ट टाइम पामिस्ट का काम कर सकता हूँ, यदि मेरे पास एमएच का रिपोर्ट है तो मैं उसका भविष्य भी बता सकता हूँ। सो इन शॉर्ट ये एक चीज है जो हम लोगों को बतानी चाहिए। कमिंग बैक टू इनफर्टिलिटी, जिसको बच्चे होते हैं उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनके लिए ये समस्या ही नहीं है। उनको लगता है कितना आसान है, एक बच्चा हुआ, दो बच्चे हुए। मेरे फादर है, उनको वो 8 भाई बहन है, 8। तो मेरी दादी को 8 बच्चे हुए। अब वो जमाने में हर 2 साल में एक बच्चा, ऐसे करके 16 साल तक उसको 8 बच्चे हुए। कितना आसान था बच्चे होना। लेकिन जिसको बच्चे नहीं होते उन्हीं को समझता है कि वो कितना प्रॉब्लम है। तो बोले तो वो बहुत सिंपल है, लेकिन जिसके लिए वो डिफिकल्ट है उसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट है। और इसमें कारण जो है वो काफी रहते हैं। जैसे कभी ओवुलेशन नहीं हो रहा है, कभी ट्यूब ब्लॉक है, कभी इन्फेक्शन है, कभी पुरुषों में सीमेन का प्रॉब्लम है, कभी जेनेटिक प्रॉब्लम है, कभी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, कभी हार्मोन्स के प्रॉब्लम है। काफी सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है, जो हम सबके हाथ में है, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो है लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम। और लाइफस्टाइल इसमें मैंने सबसे पहले इसलिए लिखा है क्योंकि ये चार्ट मैंने किताब से वैसे के वैसे उठा के आपके सामने प्रस्तुत किया है, और इसमें आप देखिए लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम सबसे आगे दिया है, क्योंकि ये एक चीज है जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ओबेसिटी, ओवरवेट, अंडरवेट, डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब फैक्टर्स जो है, ये फैक्टर्स हमारे हाथ में है। और इनको कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं हैं जो हमें टेक्निकली, ऑफिशियली और अच्छे तरीके से मदद कर सकती है। बाकी सब चीजें तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये चीज हमारे हाथ में जरूर है। अब मैं एक पुरुषों के प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं इसमें एक शॉर्ट में आपको बताऊंगा। ऐसा बोलते हैं कि सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट यदि नॉर्मल है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। The thing succeeds like a normal semen analysis reports. यदि सीमेन का रिपोर्ट नॉर्मल है तो कुछ भी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनका सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी उनका इरेक्शन का प्रॉब्लम रहता है और उनको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहता है, उसकी वजह से वो इंटरकोर्स नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम को हम लोग, इस समस्या को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है अल्कोहलिज्म, जो कि आजकल सोशल ड्रिंकिंग लोग बोलते हैं। सोशल ड्रिंकिंग ये फैशन हो गया है, और ये फैशन के साइड इफेक्ट्स क्या है ये लोग सोचते नहीं है। और धीरे धीरे करके ये बियर पीना और ये सब सोशल ड्रिंकिंग
और पार्टीज में जाना, ये धीरे धीरे जो बढ़ते जा रहा है, जब तुम्हारा पेट ऐसा, इसको बियर बेली बोलते हैं, ऐसा जब आ जाता है ना, तब लोगों को समझ में आता है कि ये बंदा बिल्कुल ड्रिंक्स करने वाला है। लेकिन इसके इनफर्टिलिटी के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। यदि अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम है तो आप समझ लीजिए कि सीमेन काउंट कम होने ही वाला है, और जरूर होने वाला है। साथ ही साथ स्मोकिंग का भी ऐसे असर होता है। इनफैक्ट टोबैको इज वेरी डेंजरस फॉर सीमेन काउंट एंड सीमेन एनालिसिस। सीमेन का जो रिपोर्ट है वो आपको ड्रास्टिकली कम दिखेगा यदि पेशेंट स्मोकिंग करता है। हम लोग रिपोर्ट देख के बोलते हैं क्या आप स्मोकिंग करते हो, क्या आप तंबाकू का सेवन करते हो, क्या आप ड्रिंक्स करते हो, तो वो बराबर बोलते हैं हाँ मैं करता हूँ, क्योंकि वो रिपोर्ट देख के हमको पता चल जाता है। दूसरी बात है ओवरवेट एंड अंडरवेट। ये दोनों चीजें जो है वो शरीर के लिए बराबर नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे वेट बढ़ता है तो हर 5 यूनिट बीएमआई जब बढ़ता है किसी व्यक्ति का, तो 2-2.5% से उसका स्पर्म काउंट कम होता है हर यूनिट के बीएमआई बढ़ने से। मतलब जितना आपका बीएमआई बढ़ेगा, जितना आपका वेट बढ़ेगा, उतना आपको प्रॉब्लम बढ़ने वाला है। साथ ही साथ यदि बहुत कम वेट भी है तो उसमें थायराइड के प्रॉब्लम से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिससे कि सीमेन काउंट कम हो सकता है। एक न्यूज मुझे मेरे एक फ्रेंड ने भेजी, जिसमें लिखा था कि स्पर्म काउंट जो है पुरुषों में वो इतना कम होते जा रहा है कि कुछ सालों बाद हो सकता है कि स्पर्म ड्रॉप कुड मेक ह्यूमंस एक्सटिंक्ट। यानी ये हम लोग जो मानव जाति है, ये मानव जाति ही नहीं रहेगी। इतना उन्होंने उस पर सर्वे करके उनका निष्कर्ष निकाला कि इतना स्पर्म काउंट कम हो रहा है कि उससे हो सकता है कुछ 1000 साल के बाद, 500 साल के बाद मानव जाति ही नहीं रहेगी। और ये कुछ अंश तक सच है, क्योंकि 1992 में जब मैं मेडिकल कॉलेज में गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ था, उस वक्त 100 मिलियन काउंट रहना बहुत आम बात थी। आज 100 मिलियन काउंट के पेशेंट्स हमको दिखते ही नहीं है। हर किसी का काउंट 15 मिलियन से 20 मिलियन के बीच में रहता है। तो स्पर्म काउंट कम हो रहा है, ये पक्का है। और ये क्यों हो रहा है? ये होने के जो अनेक कारण हैं, इसमें स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट, एज फैक्टर दूसरा, कैफीन एंड टोबैको कंजम्पशन चौथा, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हद तक मायने रखती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाते, और उसमें है पोल्यूशन। आप सबको पता होगा कि कैंसर का जो प्रमाण है वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ते जा रहा है। और ऐसा कहा गया है कि पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स और पोल्यूशन, ये सब चीजें, हमारे बेंगलोर के एक डॉक्टर है, उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के, ट्रैफिक पुलिस के लोगों का सर्वे किया। जो ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, दिन भर बेचारे चौराहे पे खड़े रहते हैं, और वो उनको पूरा पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। और वो हमारे डॉक्टर ने जो निष्कर्ष निकाला, उसमें ऐसा पता चला कि ट्रैफिक पुलिस जो 12-12 घंटे चौराहे पे खड़े रहते हैं, उनका स्पर्म काउंट ड्रास्टिकली कम रहता है। और उसका मेन रीजन है पोल्यूशन। और हम लोगों को सबको पता है आज दिल्ली की क्या हालत है। और ये पोल्यूशन जो है, ये इनडायरेक्टली साइलेंट किलर बन रहा है, और धीरे धीरे करके ये अपने को तकलीफ दे रहा है, जो हमें समझ में भी नहीं आती। तो पोल्यूशन ये बहुत बड़ा कारण है। तो एक सवाल मन में आता है, वेयर हैव ऑल द काउबॉयज गॉन? ये सब पुराने जमाने में जो पहलवान लोग थे, जो दूध पीते थे, मलाई खाते थे, और व्यायामशाला में जाके और व्यायाम करते थे, ये सब लोग कहाँ गए? ये सब लोग आज दिखाई नहीं देते, और इसके कारण मेल स्पर्म डाउन होना और मेल इनफर्टिलिटी होना बहुत कॉमन हो गया। एक और चीज हमारे साइंटिस्ट लोगों ने जो पेपर से उसमें उन्होंने स्टडी किया, उनको ये एक और चीज ध्यान में आई कि इनफर्टिलिटी का कैंसर से एकदम गहरा और पास का रिश्ता है। ये फर्टिलिटी स्टडी का पेपर है, जिसमें उन्होंने बोला है कि यदि किसी को स्पर्म काउंट लो है तो आगे जाके उसको कैंसर होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। मतलब ये कैसा रिलेशन है, देखिए, कैंसर का और इनफर्टिलिटी का भी रिलेशन है। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी बोला है कि इन जनरल मेल हेल्थ और इनफर्टिलिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
मेल हेल्थ यदि अच्छी है तो इनफर्टिलिटी नहीं होगी, जनरल मेल हेल्थ यदि अच्छी नहीं है तो इनफर्टिलिटी जरूर होगी। तो ये एक पॉइंट आप सब समझ लीजिए कि अच्छा खाना और एक्सरसाइज करना ये कितना महत्वपूर्ण है। ये जो डायग्राम है इसमें स्पर्म्स कैसे बनते हैं ये दिखाई दिया है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ब्रेन का है। और ये ब्रेन का जो सबसे ऊपरी हिस्सा रहता है उसको बोलते हैं हायर सेंटर या हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो है ये पूरे ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल करता है। मतलब ये इट्स लाइक ऑर्केस्ट्रा, और ये ऑर्केस्ट्रा का कंट्रोल जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ये हाइपोथैलेमस जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन इमोशंस से होता है। मतलब यदि आपका आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी इंटरव्यू को जा रहे हो, तो इंटरव्यू को जाते वक्त यदि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तो आप उस इंटरव्यू में कुछ भी जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि एंग्जाइटी के कारण आपको कुछ याद ही नहीं आएगा। यदि आप, क्योंकि आपका हाइपोथैलेमस जो है वो पूरा आपको कंट्रोल करता है, और यदि आप अच्छे से शांति से जाओगे तो आप अच्छा इंटरव्यू दे पाओगे, क्योंकि आपका हाइपोथैलेमस जो है वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। और इसी वजह से मेल फैक्टर और फीमेल फैक्टर दोनों में ये हायर सेंटर आपको कंट्रोल करता है। और इसको काबू में रखने के लिए जरूरी है साधना, जरूरी है मन शांति, जरूरी है मेडिटेशन, और अपने मन को काबू में रखना सीखना चाहिए। एक मराठी में कहावत है, पोएम है, मन वढाया वढाया उभ्या पिकातल ढोर, किती हाकता हाकता फिरी येती पिकावर। मतलब हमारा जो मन है वो कैसा विचित्र है। वो खेती में जो गाय या भैंस चरते हैं ना, वो जो जो खेती में घुसते हैं उनके जैसा वो मन रहता है। वो कितना भी उसको बाहर निकालो फिर से वो खेती में जाएगा। और वो मन को काबू में रखना ये अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि काफी कुछ कॉमन कारण रहते हैं जिसको अपन यदि ठीक करो तो प्रेगनेंसी रह सकती है। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, किसी किसी को पता ही नहीं रहता है कि फर्टाइल पीरियड कौन सा है, उनके आइडियाज क्लियर नहीं रहती, और वो फर्टाइल पीरियड में या तो वो कॉन्टैक्ट रख नहीं पाते, या फिर कोई यदि ऐसा इंसान है जो मार्केटिंग वाला है, जो जिसको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है, वो बराबर उस वक्त यदि नहीं रहा तो फिर प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। ये सिंपल चीजें रहती। एक पेशेंट हमारे पास आई, उनको प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्यों नहीं रुक रही है। बाद में पता चला कि वो लुब्रिकेशन के लिए कुछ जेल यूज करते हैं जिसमें स्पर्मिसाइड्स यानी स्पर्म्स को किल करने वाले पदार्थ रहते हैं। वो जेल यूज करना बंद कर दिया तो प्रेगनेंसी रहेगी। सिंपल चीजें रहती है जिससे आपको सोल्यूशन मिल सकता है। एक चीज मैं आजकल बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, प्रेगनेंसी न होने का एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है वो इनफर्टिलिटी का जो मेन कारण है वो हमको आजकल दिखाई दे रहा है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी पुरुषों में इरेक्शन की प्रॉब्लम, और वजाइनिस्मस यानी जो महिलाएं हैं उनको कॉन्टैक्ट रखने में बहुत ज्यादा पेन होता है। वो इतना पेन रहता है कि वो कॉन्टैक्ट रख ही नहीं पाती और उससे उनको प्रेगनेंसी रह ही नहीं सकती। और हमें ऐसा पता चला है कि वजाइनिस्मस और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दोनों का प्रॉब्लम ये साइकोलॉजिकल है, और उनका स्ट्रक्चरली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता, सब कुछ रहता है, लेकिन देयर इज अ मेंटल ब्लॉक। और वो मेंटल ब्लॉक है जो इतना, मतलब चेकअप के लिए भी आती है तो वो इतना डर जाती है, क्योंकि उनका कहना है कि हम लोग चेकअप कर ही नहीं सकते, अंदर से चेकअप करना असंभव है क्योंकि हमको बहुत ज्यादा पेन होता है। और फिर पता चलता है कि ये जो है ये उनके मन में एक कुछ तो भय, कुछ तो वहम उनके मन में रहता है, कुछ भय रहता है जिसकी वजह से ये सब, तो उनको जरूरत है इस भय से निकालने की ताकि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो छोटा सा प्रॉब्लम रहता है उसको यदि ठीक करो तो प्रेगनेंसी रह सकती है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि यूट्रस, ओवरीज और एंडोमेट्रियम लाइनिंग ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी रहने के लिए, लेकिन ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में वो ये है कि हाई कमांड जो हमारा है हाइपोथैलेमस, उसको हम कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये ऑर्केस्ट्रा चलाने वाला जो है वो हाई कमांड है। ये ऑर्केस्ट्रा का जो इंस्ट्रक्टर है वो हमारा हाई कमांड है। तो हाइपोथैलेमस को अपन काबू में रखो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। यदि आप खुश रहो तो ओवुलेशन अच्छे से होगा, यदि आप खुश रहो तो स्पर्म काउंट अच्छा रहेगा, यदि आप खुश रहो तो आपको इंटरकोर्स में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, यदि आपको एंग्जाइटी है तो सब प्रकार के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। दूसरा प्रॉब्लम जो आजकल बहुत कॉमनली दिखाई देता है वो है ओबेसिटी का, वेट बढ़ना। ये एक ऐसी चीज है जिसको
कब ये वेट बढ़ जाता है ये किसी को पता ही नहीं चलता, और अल्टीमेटली ओबेसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रेगनेंसी नहीं रहने से, क्योंकि ओबेसिटी यदि होगी तो पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे, ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, और पीरियड्स इरेगुलर हो गए, और यदि प्रेगनेंसी रही भी तो एबॉर्शंस के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और इसके लिए ट्रीटमेंट सिर्फ वेट लॉस है। वेट लॉस करो तो डॉक्टर को के पास जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, बिना डॉक्टर के पास जाके भी आपको प्रेगनेंसी रह सकती है। और यदि 30 के ऊपर बीएमआई आपका है तो आपको इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ एक और समस्या जो इवन एलिट क्लास में भी दिखाई दे रही है, अंडर न्यूट्रिशन गरीबों में रहता है। गरीबों का प्रॉब्लम अलग है, उनकी समस्या अलग है, और अमीरों की समस्या अलग है। आजकल हम लोगों को बहुत सारे ऐसी लड़कियां दिखाई देती है जिनमें एनोरेक्सिया नर्वोसा का प्रॉब्लम रहता है। उनको मॉडल की तरह दिखना है, उनको हीरोइन की तरह दिखना है, वो जो वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, और उनको लगता है कि हमें वेट लॉस करना चाहिए ऐसा कि मुझे एकदम जो मॉडल्स रहते हैं मिस इंडिया जैसा दिखना है। अब इस चक्कर में वो खाना छोड़ देते हैं, या खाना भी खाने लगो तो उनको उल्टी हो जाती है, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। और ये भी यंग लड़कियों में बहुत कॉमनली दिखाई दिया है। इसलिए बीच में एक ऐसा भी आया था कि जो स्किनी मॉडल्स जिसको बोलते हैं, स्किनी मॉडल्स यानी बहुत जो दुबले रहते हैं, उनको कैटवॉक से बैन किया जाए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है, और ये एक मानसिक रोग है, ये मानसिक प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इनको ये सब समस्या हो रही है। और ये जो अंडरवेट रहते हैं इनमें भी इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तो जीरो साइज मॉडल्स जिसको बोलते हैं ना, ये सब सिर्फ पिक्चर में देखने के लिए ठीक है, या मिस इंडिया को देखने के लिए ठीक है, लेकिन अपने को अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी है। कैफीन, अल्कोहल और स्मोकिंग, तीनों चीजें लड़कियों में इतनी ज्यादा दिखाई देती है कि हमको उसका मतलब टेंशन आने लगा है, और ये स्ट्रेस वाला फैक्टर हो गया है। जैसे मैंने बोला कि लड़कों में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, सोशल ड्रिंकिंग जैसा बढ़ रहा है, वैसा लड़कियों में बढ़ रहा है। और ऐसा वक्त आ गया है कि लड़के कम स्मोकिंग करते हैं और लड़के ज्यादा स्मोकिंग करती है। और ये सही में सोचने वाली बात है कि पाश्चात्य संस्कृति का, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का अनुकरण करते करते क्या हम लोग ये भूल गए हैं कि ये सब चीजें हमारे बॉडी में कितना डैमेज कर रही है और कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। लो ओवेरियन रिजर्व के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इन सब चीजों से जो मैंने आपको बताई, इन सब चीजों से ओवेरियन रिजर्व कम होना ये बहुत आम बात है, और ये होता है जिसकी वजह से फिर प्रेगनेंसी रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि यदि आपके ओवरीज में एग्स ही नहीं है तो फिर वो एग्स लाएंगे कहाँ से? मेरे को कभी कभी लोग बोलते हैं सर कोई दवाई दीजिए जिससे कि हमारे एग्स का नंबर बढ़ जाए। तो मैं लोगों को बोलता हूँ देखो, मैं 50 साल का हो गया हूँ, तो मेरी उम्र यदि 50 साल है तो मैं 25 साल का नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी एज में रिवर्स एजिंग नहीं कर सकता, मैं मेरी उम्र कम नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि ओवरीज का जो स्टॉक है, oocyte का स्टॉक है, वो यदि खत्म हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसी समस्या के कारण मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 30-25 साल की उम्र में शादी और 30 साल के अंदर 2 बच्चे, ये सभी घरों में होना चाहिए। स्पेशली हमारे भारतीय घरों में ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को ये समस्या पता नहीं है। लड़कियां आईटी वाली रहती है, यूएस में जाती है, वो यूएस का कल्चर देखती है, वहां पे लोग 40 साल की उम्र में शादी करते हैं। वो बोलते हैं हम हमारी तो फ्रेंड्स शादी के बारे में सोचते भी नहीं, आप क्यों सोच रहे हो? लेकिन ये रॉन्ग है। इसीलिए मैं जब प्रैक्टिस में देखता हूँ कि मेरे पास माँ बाप रहते हैं जो अपने बच्चों को भेजते हैं, बोलते हैं सर इनको कुछ बताओ, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, आप देखो। वो हस्बैंड वाइफ हमारे यहाँ आते हैं, यूएस से आते हैं, और 1 हफ्ते के लिए आते हैं। जब हम पूछते हैं कि आप क्यों आए, तो बोलते हैं हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो शादी को कितने साल हो गए? 8 साल हो गए, एज कितनी है? 35, बच्चे अभी बच्चे नहीं चाहिए, डबल इनकम, नो किड्स, DINK का जमाना है। फिर मैं पूछता हूँ आप क्यों आए, तो बोलते हैं हमारे मदर ने भेजा इसलिए आए, हमको कुछ नहीं करना।
हमको प्रेगनेंसी भी नहीं चाहिए, हमको बच्चे भी नहीं चाहिए। तो आपको ये सोचना है कि सही में आपको बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि फिर 40 साल की उम्र में उनकी आंखें खुलती है, फिर उनको लगता है कि अभी आज मैंने सोचा तो आज मुझे बच्चा होना चाहिए। ये तो संभव नहीं है, क्योंकि उम्र जो है, एक बार मुट्ठी से रेत निकल गई तो फिर से वो आने नहीं वाली। तो ये चीज हम लोग भूल जाते हैं कि, और नो टाइम फॉर लव, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज। और ये सब भूल जाते हैं कि मदरहुड इज ऑल्सो अ प्रोफेशन। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक बार आपको पता चले कि हम लोगों को बच्चे चाहिए, और यदि आपकी आइडिया क्लियर है, तो आपको ऐसी चीजें करनी है जिससे कि एंडोर्फिन्स का रिलीज ज्यादा हो। क्योंकि एंडोर्फिन्स जो है ये हैप्पीनेस वाला हार्मोन है, और जब आपको हैप्पीनेस मिलता है तो आपका सिस्टम बराबर चलता है। क्योंकि हाइपोथैलेमस, फिर से एक बार हायर सेंटर का रोल इसमें है। यदि आप खुश हो तो आपको सब आपके सिस्टम अच्छे से चलेगी, आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी, ओवुलेशन भी होगा, स्पर्म प्रोडक्शन भी होगा, प्रेगनेंसी भी रहेगी। तो इसलिए आप जो हैप्पीनेस देने वाली चीजें, जिसमें डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब कीजिए। अब सब नॉर्मल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करके शुरू में सिंपल ट्रीटमेंट कीजिए। उसको हम लोग टाइम इंटरकोर्स बोलते हैं। टाइम इंटरकोर्स का मतलब है सिंपल सोनोग्राफी करना और देखना कि ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यदि ओवुलेशन हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि ये फर्टाइल पीरियड है, इसमें आप लोग कॉन्टेक्ट रखिए तो आपको प्रेगनेंसी रह सकती है। इसको बोलते हैं टाइम इंटरकोर्स। अभी इतनी सिंपल ट्रीटमेंट है, लेकिन इस सिंपल ट्रीटमेंट में भी मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई गए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनमें टाइम इंटरकोर्स के बाद एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते। उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस प्रेशर। और परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि यदि हम लोग डिस्कस करें कि यही वक्त है कि आपको प्रेगनेंसी रहनी चाहिए, तो वही वक्त रहता है जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते। दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस प्रेशर, एंड दिस एंग्जाइटी कैन लीड टू इनफर्टिलिटी। दूसरा, ऐसी चीजें लोग हैं जो टाइम इंटरकोर्स के वक्त ही बराबर गायब हो जाते हैं। अरे मेरी मीटिंग है, मेरे को दिल्ली जाना था, मेरे को इधर जाना था, मेरे को उधर जाना था, नो टाइम फॉर लव। ये ऐसे भी लोग हैं जो फिर टाइम इंटरकोर्स का कोई मतलब ही नहीं रहता। यहाँ पे पेशेंट चेकअप को आ रही है और उसके हस्बैंड इज बिजी इन द मीटिंग्स और इन द कॉन्फ्रेंसेस, तो यू कैन नॉट हेल्प इट। तो इसलिए आपको टाइम इंटरकोर्स का मतलब समझना चाहिए, और उसको अच्छे से यदि आप करो तो आपको प्रेगनेंसी सिंपल ट्रीटमेंट से रह सकती है। और उसका चांस जो है प्रेगनेंसी का, वो 30% रहता है एक साइकिल में। इसलिए एकदम ट्रीटमेंट की अपेक्षा ना करें और रिजल्ट की अपेक्षा ना करें, क्योंकि ट्रीटमेंट करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपको 3-4 महीने लग जाए प्रेगनेंसी रहने के लिए। तो रिजल्ट की अपेक्षा ना करें तुरंत। हो सकता है आपका नंबर पहले महीने में लगे, हो सकता है आपका नंबर चौथे महीने में लगे। इसलिए मैं हमेशा पेरेंट्स को बताता हूँ कि जो 90% के ऊपर मार्क मिलते हैं वो A+ कैटेगरी में आते हैं। वो 91% वाला भी A+ में आता है और 99% वाला भी A+ में आता है। इसी तरह पहले 10 महीने में या 11 महीने में जो प्रेगनेंसी रहती है वो पूरे के पूरे A+ कैटेगरी में आते हैं। उनका प्रेगनेंसी पहले महीने में भी रह सकता है, 8वें महीने में भी रह सकता है, 10वें महीने में भी रह सकता है। तो ये सब A+ कैटेगरी वाले होंगे। लेकिन यदि पहले 11-12 महीने में आपको प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो फिर आपका A+ का ग्रेड हो जाएगा A, और आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप जिसमें शुभदा मैडम काफी काम कर रही है वो है IUI का स्टेप। IUI का ट्रीटमेंट जो है वो वैसे तो सिंपल रहता है। काफी लोगों को लगता है कि IUI में किसी दूसरे का सीमेन यूज करते हैं, कि किसी को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इट इज एज गुड एज नेचुरल ट्रीटमेंट। इसमें सिर्फ हम लोग थोड़ा सा दिशा देते हैं, ट्रीटमेंट को, उपचार को दिशा देते हैं इस ताकि प्रेगनेंसी रहने में मदद हो। इसमें हम लोग 3 या 4 इंजेक्शन लगाते हैं, ओवुलेशन स्टडीज करते हैं, और फिर हम लोग आपको बोलते हैं कि आप आ जाइए IUI करने के लिए। और हम पेशेंट्स को हमेशा बोलते हैं कि आप रूटीन एक्टिविटी चालू रखो, मतलब एक्सरसाइज, डाइट का मॉडिफिकेशन, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, ये सब चीज आप कीजिए और इसको IUI के वक्त भी चालू रखिए। लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और पूरे ट्रीटमेंट के वक्त सब एक्टिविटीज बंद कर देते हैं। उनका कहना है अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये गलत है। आपको एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है और आपको मेडिटेशन भी करना है, आपको सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना है ताकि आपको रिजल्ट मिले। क्योंकि IUI का रिजल्ट बहुत कम है, 15-20%। तो इस 15-20% के इसमें आपका नंबर लगने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर लोग तो हम लोग तो हमारी तरफ से पूरा करते ही है, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा।
तो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन कैसे रहता है ये आपको मैं Intrauterine दिखाता हूँ। insemination इन शॉर्ट is a simple IUI मतलब procedure इंट्रायूटेराइन of इंसेमिनेशन। introducing washed sonography नॉर्मली स्पर्म्स अंदर till जाते हैं, जिसमें हम ovulation. लोग इंजेक्शन लगा के एग्स बनाते Once हैं। ovulation जब is एग्स बनते हैं तो induced, ओवुलेशन सोनोग्राफी से naturally, देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हमको all पता the चलता है कि hormonal ओवुलेशन हो रहा है तो injections, ओवुलेशन होने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं और washed बाद sperm में एक concentrate बारीक is नली की सहायता introduced से to time स्पर्म्स को अंदर डाल देते हैं, सीमेन को अंदर डाल देते हैं। सिंपल सिंपल प्रोसेस। इसको ना एनेस्थेसिया लगता है, ना एडमिट होना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, होता है। इसको बोलते हैं IUI। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें भी आपका रोल है और आपको सब काम कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट स्टेप जो फाइनल स्टेप है उसको हम IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब IVF का कैसा है कि IVF ये किसी किसी को लगता है कि ये लास्ट ट्रीटमेंट है, बट ये लास्ट ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि कैसा है कि किसी पेशेंट में यदि ट्यूबल ब्लॉक है या किसी के ओवरीज का रिजर्व बहुत कम है तो इसको हम लोग पहले ट्रीटमेंट करके भी ले सकते हैं। तो इट इज नॉट ऑलवेज द लास्ट ट्रीटमेंट, मेनी टाइम इट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट। और ऐसे इसमें IVF का सक्सेस रेट काफी बढ़ रहा है दिनों दिन और वो 60% तक जा रहा है। ऐसे इसमें आपका रोल है कि आपको इसको अच्छे से लेना है, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपका कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। और इसमें एक बहुत जरूरी अहम बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो है कैच देम यंग। कैच देम यंग ये हमारा मंत्र है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि लोगों को बोलते हैं कि आपको यदि समस्या है और आपको लग रहा है कि उसमें हल नहीं मिल रहा है तो आप एक ही चीज बार बार मत करो। चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट। गो ऑन चेंजिंग द ट्रीटमेंट। क्योंकि एक ही ट्रीटमेंट आप यदि करो तो हो सकता है आपको सक्सेस ना मिले, लेकिन उसको चेंज करके देखो तो आपको सक्सेस मिले। इसलिए IVF कुछ लोग आते हैं। अभी कल मेरा एक पेशेंट है 49 के एज में उसको IVF करना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन से 50 के ऊपर तुम IVF नहीं कर सकते। तो क्या मतलब रहा, इतने 45 के ऊपर के एज में बाकी समस्या भी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ सकती है। तो ऐसे में जितने जल्दी करो उतना अच्छा है। तो नॉट टू अर्ली नॉट टू लेट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। IVF में ये सब इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, एक लैब रहती है is manner. और Initially, IVF में the बेसिकली हम ovary लोग क्या is made करते to हैं grow कि many इंजेक्शन follicles लगा के at a एग्स time बनाते हैं with the help और of फिर hormonal इंजेक्शन लगा के जब एग्स injections. बनाते हैं तो उसका साइज This is बढ़ाते हैं। called उसको हम लोग super सुपर ओवुलेशन ovulation, बोलते हैं। सुपर and ओवुलेशन the मतलब बहुत follicular ज्यादा growth एग्स बनाना। is और फिर monitored एग्स by बनने के बाद sonography. सोनोग्राफी की सहायता से उन एग्स को हम लोग निकाल लेते हैं। We hope एग्स to get you निकालने to के grow बाद 5 इन to एग्स 12 का mature हम follicles लोग of the size of स्पर्म का और 16 एग्स to का 18 यूनियन करते हैं। millimeters. तो जैसे आपने At देखा this point, कि ये a एग्स है HCG ओवरी में, injection ये बढ़ रहे हैं। induces ये ovulation, जैसे एग्स and the बढ़ेंगे mature eggs उसके बाद इस can तरीके be से नीडल की collected सहायता से उनको by निकाल लेते हैं। ultrasound उनको guided निकालने के बाद हम लोग सोनोग्राफी की सहायता से ये मशीन से करते हैं, नीडल डाल के ये एग्स निकाल लेते हैं। इन एग्स को हम लोग एक डिश में लेते हैं। डिश में लेने के बाद इन एग्स का स्पर्म के साथ मिलन करते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये एग्स को निकाल लिया। एग्स को निकालने के बाद फिर ये डिश है, ये डिश में एग्स ले लिए। फिर ये डिश में एग्स लेने के बाद ये ऐसा एग दिखता है, सुंदर क्वालिटी का एग है ये एग बनने के बाद फिर इसका और स्पर्म्स का यूनियन करते हैं। स्पर्म का और इसका यूनियन करने के बाद जब उसको इंक्यूबेटर में रख देते हैं, गर्भ बनाते हैं। और ये गर्भ जब बनाते हैं इस गर्भ को फिर ये इंक्यूबेटर ये IVF के की आत्मा है, IVF सेंटर की, IVF की लैब की आत्मा है। ये स्पर्म से जिसको यूनियन करके फिर एम्ब्रियो बनने के बाद उस एम्ब्रियो को हम लोग तीसरे या पांचवें दिन यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो ये एम्ब्रियो बन गया और फिर ये एम्ब्रियो बनने के बाद इस एम्ब्रियो को हम लोग यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। और ये ट्रांसफर की प्रक्रिया जो रहती है वो IUI की जैसी रहती है। तो IVF को बोलो तो ये बहुत कठिन और बहुत बड़ी ट्रीटमेंट है और आप लो तो ये सिंपल और आसान भी है। आप हाउ यू टेक इट, आप उसको कैसे लेते हैं उसके ऊपर सब निर्भर करता है। क्योंकि ये प्रोसीजर तो IUI जैसी है और इसको इंजेक्शन जो लगते हैं 10 दिन के इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन इंजेक्शन आजकल बहुत इंसुलिन जैसे रहते हैं, लगाने में कोई तकलीफ नहीं होती। और आप किस प्रकार से उसको लेते हैं उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। अभी मुझे कितना 5 मिनट का टाइम है कि मैं इसको शुभदा मैडम यू कैन कंटिन्यू, हमारे पास 9 o'clock का End up टाइम करूं? है तो और 10 मिनट्स लेकर फिर हम आप 5 muted मिनट हो क्वेश्चन जाए। आंसर ले सकते हैं। हेलो जी, you can continue.
हेलो, हाँ। ठीक, you can continue. अ, 5 मिनट है। जी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, हाँ। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हम 10-15 मिनट्स एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं आफ्टर 9 o'clock, इट इज ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि आईवीएफ कैसा होता है, ये मैंने आपको बताया। अब इसमें जब हम लोग आईवीएफ करते हैं तो सबसे पहली बात है वेट की। और यदि आप 5 to 10% वेट रिडक्शन करो तो आपको प्रेगनेंसी के चांसेस एकदम बढ़ जाते हैं। 5%। इमेजिन करो, यदि आपका वेट 100 है तो आपको कितना वजन कम करना है? सिर्फ 5 किलो। 20 किलो वजन कम करने की जरूरत नहीं है। 70 किलो वजन है तो 3 किलो 4 किलो वजन कम करना है। ये लोगों को लगता है कि मुझे 20 किलो वजन कम करना है, फिर वो 20 किलो वजन कम करते हैं और फिर 40 किलो बढ़ाते हैं, क्योंकि वो रिबाउंड बढ़ जाता है। तो ऐसा कोई चीज नहीं करनी है जिससे कि आपको हेल्थ में प्रॉब्लम हो। एक आजकल बॉडी शेमिंग का बहुत कंसेप्ट आया है, और ये सही भी है एक हिसाब से कि बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए। किसी को भी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आपका वेट ज्यादा है या कम है। नागपुर में एक स्टोर है, उसका नाम है सो वॉट। और उसमें XXL स्टोर उसको बोलते हैं। उसमें पूरे जो जिनका वेट जिनका BMI 35 के ऊपर है उनके लिए कपड़े हैं, मतलब हमारे लिए भी कपड़े अवेलेबल रहेंगे, इसके लिए उन्होंने सो वॉट नाम का एक स्टोर निकाला है। तो ये सब ठीक है कि बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों, आपको ये बात पता रहनी चाहिए कि एक्सरसाइज को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक्सरसाइज की कोई दवा नहीं होती, एक्सरसाइज की कोई पिल नहीं होती। ये पिल खा लो और एक्सरसाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज है, वो करना ही पड़ेगा। और आपको यदि माँ बनना है, आपको यदि बाप बनना है, इफ यू वांट टू फादर अ चाइल्ड, इफ यू वांट टू बिकम अ मदर, यू हैव टू डू प्रॉपर एक्सरसाइज। और इसमें और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप मियाँ बीवी पार्टनर्स दोनों साथ में एक्सरसाइज करो तो उससे और एक थोड़ा सा नजदीकियां भी बनती है, थोड़ा सा अच्छा भी रहता है। तो कपल एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो जिससे आपको फायदा हो सकता है। तो जो मैं आपको बता रहा था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आईयूआई के वक्त और आईवीएफ के वक्त भी पेशेंट्स लोग सो के रहते हैं, सब बंद कर देते हैं, पूरे एक्टिविटीज बंद करके हाइबरनेशन में चले जाते हैं। लेकिन आजकल का कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट ऐसा है, टेक योर एम्ब्रियो फॉर अ वॉक। मतलब आपको यदि आईवीएफ किया है तो आपके एम्ब्रियो को साथ में लेके आप वॉक कीजिए, आपके एम्ब्रियो को घुमाने लेके जाइए, आप घूमिए, आप चलिए, चलते रहिए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। और इसलिए चलना, चलते रहो तो सब ठीक होगा। वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एक्सरसाइज है उसकी कुछ गाइडलाइंस भी है, जो गाइडलाइंस हमें पता रहनी चाहिए। 30 मिनट का एक्सरसाइज हर रोज आपको करना है, हफ्ते में 5 दिन, यानी 150 मिनट्स पर वीक ऑफ एक्सरसाइज। और साथ में 2 दिन आपको मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हफ्ते में 2 दिन करनी है। यानी मसल स्ट्रेंथनिंग और वॉकिंग ये दोनों साथ साथ करने हैं। और यदि आपको वेट घटाना है तो आपको ये 150 मिनट का वॉक जो है वो 250 मिनट तक करना पड़ेगा। और साथ साथ आप कोई दूसरी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कुछ भी कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे गाइडलाइंस में आजकल लिखी है वो है स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच का मतलब क्या है? देखिए, आजकल बहुत लोगों की न्यूज मिलती है हमको कि ये मैराथन रनर था और दौड़ते दौड़ते अचानक हार्ट अटैक आके मर गया। ये बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि जो इंसान 50 साल तक कुछ भी नहीं करता वो अचानक 50 साल में दौड़ने लगता है। अरे आपके शरीर को उसकी आदत भी तो होनी चाहिए, वह नहीं तो फिर कैसे करेंगे? इसलिए अप्रोच जो है वो अप्रोच कैसा रहना चाहिए? स्मार्ट अप्रोच रहना चाहिए। व्हाट इज स्मार्ट? स्मार्ट इज एस फॉर स्पेसिफिक, measurable, achievable, relevant, and time limited. That means your goal should be specific, measurable, achievable, relevant, and time. कुछ भी मत करो, जो भी करना है अच्छे से करो, उसको मेजरेबल। और आप कितना एक्सरसाइज करते हो उसके लिए आप सबके पास अभी स्मार्ट वॉचेस है। स्मार्ट वॉच है, यहाँ पे लगा के लोग घूमते हैं। स्ट्रावा जैसे एप्स है, इन सब का आप
इस्तेमाल कीजिए और इससे आपका जो एक्सरसाइज है उसको मेजर कीजिए। इतना ही नहीं, लोगों के साथ शेयर कीजिए, एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप में बताइए, कंपटीशन होना चाहिए, आज मैंने इतना एक्सरसाइज किया, क्या आपने आज एक्सरसाइज किया है कि नहीं किया है। लोगों को मोटिवेट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कीजिए और सब मिलके साथ में एक्सरसाइज को, तुम साथ में ना भी करो तो अभी स्ट्रावा ऐप में जाओ तो साथ में सब शेयर कर सकते हो। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा है खाना। खाने में कैसा है कि आपके सामने यदि ये दो चीजें रखी है तो आप क्या उठाओगे? क्या उठाओगे? ऑब्वियसली आप पेस्ट्री उठाओगे, क्योंकि क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। ये तो इतना प्रॉब्लम, बड़ी समस्या है। और इस समस्या को हल करने के लिए आपको यदि ऐसा लगता है कि आपका ये जो डाइट का प्रॉब्लम है, ये बहुत समस्या बहुत गंभीर है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, मेरा वेट बढ़ते जा रहा है, तो आपको फिर एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी किसी किसी को, जिनका बीएमआई बहुत ज्यादा है, वेट ज्यादा है, डायटिशियन का ओपिनियन लेना जरूरी हो जाता है। उनको अपना मील प्लान करना चाहिए कि सुबह क्या खाना, दोपहर को क्या खाना, शाम को क्या खाना, ये सब एक्सपर्ट से लीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है कि अपने भारतीय संस्कृति की कुछ चीजें ऐसी है जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक तो अपने यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो उसका एक ही समस्या का एक ही हल है, अरे कुछ खा लो, अरे कुछ खा लो, कैसे तो भी लग रहा है कुछ खा लो, बाहर जाना है कुछ खा लो, बाहर से आए कुछ खा लो। फिर माँ बोलती है अरे कुछ खा ले, फिर सासू बोलती है अरे कुछ खा ले, फिर गणेश जी, फिर महालक्ष्मी पूजन, फिर दशहरा, फिर दिवाली। दिवाली जैसे खत्म होती है, शादियां शुरू होती है, और फिर ये ग्रेट इंडियन वेडिंग्स तो ऐसे है कि दिन भर खाते रहो। फिर मतलब सॉल्यूशन ही कुछ पता नहीं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन तो पता ही नहीं। और फिर खा लो के चक्कर में हम लोग इतना खा लेते हैं कि फिर कंट्रोल ही नहीं होता। तो मैं एक सिंपल एक्सरसाइज आपको बताता हूँ, जो एक्सरसाइज आपको किसी स्पेसिफिक टाइम में करना है। आपकी मुंडी जो है उसको एक बार इधर और एक बार इधर हिलाइए। और ये एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज आपको कब करना है? तब करना है जब आपके सामने कोई भी पेस्ट्रीज या केक लेके आए, तब ये एक्सरसाइज को कीजिए, तो आपका वेट जरूर कम होगा। सिंपल एक्सरसाइज, लेकिन उसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका वेट जरूर कम होगा और ये करना बहुत जरूरी है। और एक चीज, लोग बोलते हैं घर का खाना है। आजकल लोग बोलते हैं हम लोग घर में खाते हैं, लेकिन घर में खाते लेकिन घर का नहीं खाते। जोमेटो, स्विगी, ये सब चीजें ऐसे हो गई है कि बाहर का खाना घर में मिलने लग गया है। तो घर में खाना और घर का खाना, इसमें आप फर्क समझ लीजिए। आपको घर में नहीं खाना है, आपको घर में घर का खाना खाना है, ताकि आपका वेट कंट्रोल में रहे। अब कुछ 10 चीजें हैं जो फर्टिलिटी डाइट बोलते हैं, उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। एक है ने, रोज हैंडफुल ऑफ नट्स अलॉन्ग विथ मिल्क, ये प्रो फर्टिलिटी डाइट। इसके ऊपर भी मेरा एक बहुत बड़ा टॉक है, मेरे यूट्यूब के चैनल में भी है, फ्यूलिंग फर्टिलिटी, जिसमें हमने डाइट के बारे में बहुत डिटेल में बात की है। ये 10 चीजें आप सब ध्यान में रखिए। एक तो नट्स, क्योंकि नट्स में सेलेनियम रहता है जो बहुत जरूरी है फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए। हैंडफुल ऑफ नट्स अलॉन्ग विथ मिल्क, ये जरूरी है आपको फर्टिलिटी अच्छी करने के लिए। दूसरा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पैनेट, ब्रोकोली, और जिसमें विटामिन सी और फोलिक एसिड ज्यादा है, ऐसे सब चीजें लेना चाहिए। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ब्रोकोली, ये सब लेना जरूरी है। पालक बहुत लेना जरूरी है। और साथ में गार्लिक, गार्लिक जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और उसमें भी सेलेनियम है। उसमें ईस्ट्रोजन बैलेंस के लिए भी बहुत जरूरी है वो, मतलब महिलाओं में भी जरूरी है और पुरुषों में भी जरूरी है। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, कैल्शियम और विटामिन डी, तो फैट्स, योगर्ट, बटर मिल्क और होल मिल्क, ये लेना चाहिए। फिर बेरीज, बेरीज आपको दोनों में, पुरुषों में और महिलाओं में भी बहुत काम आएगी, क्योंकि उसमें आपका फर्टिलिटी बढ़ता है। फिर बेक बीन्स या बीन्स, बीन्स से तुम्हारा लिबिडो बढ़ता है और उससे प्रेगनेंसी रहने में मदद होती है। और पंपकिन सीड्स, जिससे ऊसेट की या एग की क्वालिटी अच्छी होती है और जिंक उसमें रहता है, जिससे सीमेंट क्वालिटी अच्छी होती है। फिर बनाना, एक केला रोज सुबह खाइए, उससे आपको विटामिन B6 मिलेगा। ब्रेकफास्ट में एक केला खाना जरूरी है। और राजगिरा, राजगिरा जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कंसेप्शन में इंप्रूवमेंट होती है, शुगर कंट्रोल अच्छा रहता है, उसमें फाइबर भी ज्यादा रहता है, और कंसेप्शन के लिए राजगिरा भी बहुत अच्छा है। ये सब चीजें जरूरी है। और क्या नहीं खाना चाहिए ये भी आपको पता रहना चाहिए। उसमें डेफिनेटली मीट और रेड मीट बहुत खतरनाक है आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए, हार्ट के लिए भी खतरनाक है और फर्टिलिटी के लिए भी खतरनाक है। फ्राइड मिल, फैटी, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, जंक फूड, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। तो ये प्लेट मॉडल है जो आपको मालूम होना चाहिए। एक पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का, एक पोर्शन प्रोटीन का, और मैक्सिमम पोर्शन वेजिटेबल्स का। यदि आप ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स, सलाद और फ्रूट ज्यादा खाओ, और तो आपको मेडिटेरेनियन डाइट बोलते हैं, उसको बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। फिर फोलिक एसिड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फोलिक एसिड आपको शुरू से ही चालू करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बोला कि डाइटिशियन की मदद लेना चाहिए यदि आपका वेट ज्यादा है तो। अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन आजकल आ गया है, दीक्षित डाइट की दिवेकर डाइट। दीक्षित दिवेकर में झगड़े चल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं थोड़ी थोड़ी देर में खाओ, कुछ लोग बोलते हैं दिन में सिर्फ 2 बार खाओ। मुझे लगता है यदि मेरे जैसे मेरी पर्सनैलिटी मैं आपको बताता हूँ, किसी ने मुझे बोला कि आपको दिन में 2 बार खाना है, तो मैं बिल्कुल रह ही नहीं सकता। मेरे को हर 4 घंटे में कुछ तो भी खाने के लिए चाहिए। मतलब इवन मैं हॉस्पिटल में मैं रहता हूँ तो भी मैं कुछ तो भी एक फ्रूट का बॉल रखता हूँ या कुछ तो भी रखता हूँ, लेकिन मैं 4 4 घंटे में खाता हूँ। तो अपनी पर्सनैलिटी, अपना बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको पता रहता है। कोई भी डाइट करो, लेकिन आपको उसमें स्मार्ट अप्रोच रखना है। फिर से एक बार स्मार्ट आ गया, हेल्दी लाइफस्टाइल, और सिर्फ 5% से 10% तक वेट रिडक्शन करना है, जिससे आपको फिर से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो स्मार्ट अप्रोच इसमें भी है, एक्सरसाइज में भी है और डाइट में भी, दोनों इसमें स्मार्ट अप्रोच रखिए। अब रहा लास्ट पार्ट, 2 मिनट में लूंगा, सिर्फ 2 या 5 मिनट लूंगा। ब्रह्म कुमारी के साथ हम लोग क्यों जुड़े हुए हैं? मन की शांति के लिए, क्योंकि मन की शांति में एक्सपर्ट जो है आप लोग हो, और आप लोगों ने ऐसे बड़े बड़े लोगों को मन शांति दी है। हम सबको पता है कि कैसे ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ के लोगों की जिंदगी बदल गई है। यदि आपको एक संस्था के साथ जुड़ के, यदि आपको आपकी जिंदगी बदल रही है, आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो क्यों ना इसका हम लोग फायदा उठाएं और उसका लाभ उठाएं और उसमें उसके साथ जुड़े रहें। अगर तुम साथ हो, हस्बैंड का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि आज 25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो पहले शुरू में ये बहुत कॉमन था कि हस्बैंड लोग आते ही नहीं थे, आते ही नहीं थे। वो बोलते थे मुझ में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, आते भी थे तो बोलते थे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब प्रॉब्लम इसका है। अब आप ये बात ध्यान में रखिए कि दिन ब दिन मेल इनफर्टिलिटी का की समस्या इतनी बढ़ रही है कि हम लोग जो एमडी कर रहे थे 92 में, मैंने सीखा था, और शुभदा मैडम को भी मालूम है, 30% मेल फैक्टर बोलते थे, 30%, और आज 60% मेल फैक्टर हो गया। मतलब ऐसे स्त्रियों की समस्या, महिलाओं की समस्या हो चाहे ना हो, पुरुषों की समस्या जरूर रहती है। 60% लोगों में मेल फैक्टर हो गया है। तो आप ये मत सोचिए, मेल शेविनिज्म को आपको दूर रखना है, मेल ईगो को दूर रखना है, और हस्बैंड को ये बात ध्यान में रखनी है कि उनको वाइफ के साथ जरूर जाना है। और ये चीज अच्छी चीज है जो हमको दिखाई दे रही है कि आजकल बहुत सारे हस्बैंड आते हैं और वो उतने एम्पैथेटिक भी है, वो सिंपैथेटिक भी है, और वो अच्छे भी रहते हैं। दूसरा पार्ट है सास का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और ये सास बहू का जो रिश्ता है ये बड़ा विचित्र रिश्ता है। और उसमें हम लोग जब छोटे थे तो ललिता पवार के इतने मूवीज आते थे सास बहू के, तो हम लोग तो ऐसा एक पिक्चर क्रिएट किया था कि सासू मतलब एकदम डरावनी और सब बहू को तकलीफ देने वाली। लेकिन ये भी प्रॉब्लम अभी धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, और मैं ऐसे काफी मदर इन लॉज देख रहा हूँ जो सही में अपने डॉटर इन लॉ को बेटी की तरह चाहती है और प्यार करती है, और ये बहुत अच्छा बदलाव है। ये बदलाव आते रहना चाहिए और बढ़ना चाहिए, प्यार और बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी से प्रेगनेंसी रहने में फायदा होगा। गांधी जी के 3 बंदर हम सबको मालूम है। उन्होंने, गांधी जी ने बोला था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। अब ये आज के जमाने के 3 बंदर की व्याख्या बदल गई है। ये सब बुरा देखना, बुरा सुनना और बुरा कहना, ये सब मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ है। और अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, और मोबाइल से जितना हो सके उतना दूर रहो। ये एक संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूँ।
ऐसा कहते हैं कि यदि एक पुरुष ने अपने ऊपर के पॉकेट में मोबाइल रखा तो उसको हार्ट की समस्या होगी, और वो उसी पुरुष ने यदि अपने नीचे के पॉकेट में मोबाइल रखा तो उसको इनफर्टिलिटी की समस्या होगी, क्योंकि ये उसके जो रेडिएशन है वो नीचे के पॉकेट में रखो तो स्पर्म काउंट कम करते हैं, ऊपर के पॉकेट में रखो तो हार्ट को दिक्कत देते हैं। कहने का मतलब है मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा यदि होता है तो प्रॉब्लम जरूर होता है। और आजकल मेरे यहाँ ऐसे काफी पेशेंट्स आ रहे हैं जो बोलते हैं कि हमारी जो वाइफ है वो कॉन्स्टेंटली मोबाइल पे रहती है, उसका मोबाइल कम करने की कोशिश करो। मैं तो काम करता हूँ, काम में चला जाता हूँ, लेकिन जो मेरी वाइफ है वो कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप पे चैट करते रहती है और व्हाट्सएप पे देखती रहती है। तो आपको कुछ रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग रखना है जिसमें आप लोग मोबाइल देख सकते हो। मोबाइल अच्छी चीज है यदि उसको सही तरीके से इस्तेमाल हो तो। उसका ज्यादा उपयोग जो है वो तुम्हारे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड और इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट। और यदि आप उसको अच्छे से लो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो भी करना है फुल हार्टेडली करो, हाफ हार्टेडली कुछ भी किया, आपको ब्रह्म कुमारी को अपनाना है तो आप फुल हार्टेडली अपनाओ। हाफ हार्टेडली करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो भी करना है पूरा मन लगा के करना है ताकि आपको उसका रिजल्ट मिले, एंड जस्ट डू इट, बहुत जरूरी है। और एक पॉइंट है जो आखिर में मैं बताना चाहूंगा कि हार को कैसे लेना है। अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत अच्छी कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठालूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूं मैं। तो ये अटल जी ने जो संदेश दिया है, ये संदेश हम सब के लिए रोज की जिंदगी में भी काम आता है। आपको फेलियर कैसे लेते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका आईयूआई नेगेटिव आया तो लोग आईयूआई नेगेटिव आने के बाद रोते रोते आते हैं, आईवीएफ नेगेटिव आता है तो लोग पूरा टूट जाते हैं। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि 100% रिजल्ट कोई भी इंसान नहीं दे सकता है। आपको हो सकता है आपको उसका सक्सेस मिले, हो सकता है ना भी मिले। तो हाउ टू टेक फेलियर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन लाइफ पुट्स यू इन टफ सिचुएशंस, डोंट से व्हाई मी, से ट्राई मी। व्हाई मी के बदले आप ट्राई मी बोलो, क्योंकि ये व्हाई मी वाला जो प्रॉब्लम है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कल ही मेरे एक पेशेंट का आईयूआई नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया और बेचारे का अबॉर्शन हो गया। उसने मुझे मैसेज डाला, सर व्हाई मी, सर व्हाई मी। आई सेड डोंट से दैट, यू आर गोइंग टू बिकम अ मदर। और मैं देखो, मैं सपने बेचता हूँ, और मैं सपने इसलिए बेचता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यदि मैंने पॉजिटिव थिंकिंग लोगों में रखा तो वो सपने सच हो सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो माँ या बाप नहीं बन सकता, आपको बच्चा लेके ही जाना है। एक छोटी सी चीज मैं अडॉप्शन के बारे में बताऊंगा। कभी कभी अडॉप्शन का भी वक्त आता है, और अडॉप्शन के लिए लोगों के बहुत अलग अलग विचार है। कुछ लोग अडॉप्शन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। और मैंने ऐसे लोग देखे जिनको अडॉप्शन बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं जमेगा। वो बोलते हैं मैं तो सोच भी नहीं सकती, मैं सोच भी नहीं सकता अडॉप्शन करने का। और फिर अडॉप्शन करके वो जब बच्चे को लेके आते हैं ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो भूल जाते हैं कि हमने ये बच्चा अडॉप्ट किया है। क्योंकि एक बार वो बच्चा आता है उनकी जिंदगी में, उनकी जिंदगी पूरी बदल जाती है। और इस अडॉप्शन को भी आप पॉजिटिवली देखना जरूरी है, क्योंकि उसका भी एक अलग रोल है। तो एक जरूरी है कि आपको चलने का हौसला रखना है, क्योंकि जो सफर की शुरुआत करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज वेटिंग फॉर यू। और आप ध्यान में रखिए कि ये फिर सुबह होगी का बहुत सुंदर गाना है। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख
का। जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। तो हम सबको उस सुबह का इंतजार है और फिर से मैं आपको तमसो माँ ज्योतिर्गमय, आप अंधकार से प्रकाश की और हम सबको जाना है चमत्कार पूर्ण यात्रा आरंभ और करने इस यात्रा का ये आरंभ है, ऐसा समझिए। आप सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया और आपके साथ इंटरैक्ट करने का मुझे अवसर मिला, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। ब्रह्म कुमारीज का, शुभदा मैडम का, डॉक्टर स्वाति का मैं विशेष आभार करता हूँ क्योंकि आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। तो आपके सेशन में सिर्फ साइंटिफिक ही नहीं, हमने काफी सारे, हमारे दर्शकों ने स्पिरिचुअल बातों को भी समझा और काफी सारी जो बातें मना कितना समराइज करे और टेक होम मैसेज के बारे में कहे कि आपने डाइट के बारे में और विशेष डाइट के लिए जो एक्सरसाइज, ताकि वो जब भी पेस्ट्री सामने आएगी तो वो जरूर बिल्कुल ही वो अंदर नहीं जाएगी। फिर जैसे एक्सरसाइज के लिए और एक्सरसाइज, मेडिटेशन, मोबाइल का यूज, गांधी जी के 3 मंकी और जो गीतों का जो अपने सभी रेफरेंस जो दिया, और जो एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि सतयुग की सुबह जरूर आएगी। ये जो मैसेज आपने हमारे सभी दर्शकों को दिया, तो कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। और ये सभी ब्रह्मा कुमारी के साथ और विशेष परमात्मा के साथ जुड़े हैं। तो ये सभी की जो भी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आईवीएफ या आईओआई सक्सेसफुल होना ही हमारी सफलता है, तो ये हमारे जीवन में बदलाव आना भी जैसे सफलता है। तो आयल बहुत बहुत मैं पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहे और हमें गाइड करते रहे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन सर को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना प्यार से ये सेशन लिया। और सबसे बड़ी बात, जब आप वो हैप्पी हार्मोन्स एंडोर्फिन्स की बात कर रहे थे तो आपका चेहरा देखकर ही वो ऑटोमेटिकली वो रिलीज हो रहा था, और बहुत प्यार से, विथ लॉट्स ऑफ लव, एक अच्छे एक दोस्त की तरह, एक अच्छे डॉक्टर की तरह आपने हम सबको समझाया। एंड आई एम श्योर ऑल द पार्टिसिपेंट्स विल सर्टनली अंडरस्टैंड इट एंड दे विल पुट इट इनटू द लाइफ। आपने काफ़ी बार ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का भी जिक्र किया, तो मैं विद्यालय की तरफ से आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। आप बहुतों को सपने सजाने में, वो सपनों को श्रृंगार करने में आप मदद करते हैं, तो बेसिकली यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ द ऑलमाइटी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। आपका और हमारा भी एक बहुत प्यारा सा एक संबंध जुड़ गया है, तो मैं चाहूँगा कि कभी टाइम मिलेगा तो आप ज़रूर हमारे हेडक्वार्टर्स में भी ज़रूर आइएगा, हमारे माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस भी ज़रूर अटेंड करिएगा, ताकि आप अपने पेशेंट्स को वहाँ पे जब मेडिटेटिव लाइफस्टाइल देखेंगे तो यू विल बी मोर कन्विंस्ड अबाउट इट। यू आर ऑलरेडी कन्विंस्ड, बट यू विल हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स मेडिटेशन। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं एक माध्यम मात्र हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि मेरे माध्यम के थ्रू, मेरे थ्रू लोगों का अच्छा हो। और मैं तो सिर्फ भगवान का माध्यम हूँ, लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं लोगों का भला कर सकूं और अच्छा कर सकूं। सो स्वीट ऑफ यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ओके, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। मुझे लगता है कि सेशन इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, किसी के कोई क्वेश्चंस ही नहीं रहेंगे। यदि किसी के कोई क्वेश्चंस है तो हम 1-2-3 मिनट के लिए क्वेश्चंस जरूर लेंगे। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। यदि क्वेश्चंस नहीं है तो हम ईश्वर परमात्मा का बहुत प्यार से धन्यवाद करें, शुक्रिया करें, और फिर सेशन एंड कर सकते हैं।
ठीक है, तो हम थैंक यू धन्यवाद का सॉन्ग प्ले करें, परमात्मा का धन्यवाद करें। किसी ने आपका YouTube चैनल का नाम पूछा है, YouTube चैनल का नाम पूछा है। चैतन्य शेम्बेकर या ओमेगा हॉस्पिटल, दोनों के से मेरा यूट्यूब का चैनल चलता है, तो मेरा पर्सनल नाम से भी चलता है चैतन्य शेम्बेकर। ओके, इससे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप उसको फॉलो लाइक कर सकते हैं किसी को भी। और कोई क्वेश्चन? सभी, बाकी सभी तो थैंक यू बोल रहे हैं, हम अपनी तरफ से भी आपको थैंक यू करते हैं। बहुत होलिस्टिक अप्रोच ही, साइंटिफिक अप्रोच था वैसे टॉपिक, लेकिन होलिस्टिक अप्रोच ही हुआ इन अ वे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी पार्टिसिपेंट्स के तरफ से भी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और कल जो है जो हाउ टू मेडिटेट, ये सेशन शुभदा बहन जी का होगा, और इसमें भी आप सभी जुड़े रहे और हमारे साथ सभी जुड़े रहे, आप भी हमारे साथ खास जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच। अभी हम परमात्मा का जो है धन्यवाद करेंगे, याद करेंगे। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा,
शांति, वैसे तो आपके बाद हम सेशन एंड करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आए हैं। आप अपना नंबर शेयर करने के लिए किसी ने बोला है, और किसी और का क्वेश्चन है, लो एएमएच में कंसेप्शन पॉसिबल है विदाउट आईवीएफ? लो एमएच में पॉसिबल है। इनफैक्ट लो एमएच के केसेस में ऐसा भी कभी कभी होता है कि नेचुरली कंसेप्शन होता है और ट्रीटमेंट करो तो नहीं होता, क्योंकि वो ओवुलेशन उनमें होता है लेकिन वो ओवुलेशन इरेटिक होता है। कब होगा ये बोल नहीं सकते। और मतलब साल में 3 या 4 बार ओवुलेशन होता है, जो कि साल में 12 बार होना चाहिए, लेकिन वो होता है। कब होता है वो बोल नहीं सकते, इसलिए कंसेप्शन कब होगा ये बता नहीं सकते। इसलिए टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम होने की वजह से अपने को आईवीएफ करना पड़ता है। अदरवाइज नेचुरली भी हो सकता है, लेकिन अपने पास वक्त की कमी रहती है, इसलिए फिर अपने को आगे जाके एडवांस ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि लो एवरेज में प्रेगनेंसी नहीं रहती। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक जमाना था जब लोग बोलते थे कि स्पर्म्स हमारे चाहिए, हस्बैंड बोलते थे एग्स किसी डोनर के रहे तो चलेगा। अब जमाना बदल गया है। कोई भी इंसान, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी को भी डोनर के स्पर्म्स या एग्स अच्छे नहीं लगते, और हम लोग भी उनको रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि ये नेचुरल ह्यूमन नेचर है। कोई भी चाहेगा कि अपना बच्चा हो। तो इसमें आप बिल्कुल एक बात ध्यान में रखिए कि मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे जिनमें एक एग मिला, एक एग का एक एम्ब्रियो बना, एक एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर डाला और एक बच्चा हुआ। ऐसे भी केसेस है। मतलब हार नहीं मानना है, ये जरूरी है। लो एमएच में प्रेगनेंसी नहीं रहती ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ वक्त की कमी की वजह से जल्दी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और इसमें पॉजिटिव थिंकिंग बहुत काम आता है। तो एक और ले सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू गो विद इट? अब अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी पे तो मैं 1 घंटा भाषण दे सकता हूँ। एक्सप्लेनिंग द अनएक्सप्लेन उसको हम लोग बोलते हैं। अनएक्सप्लेन को कैसे एक्सप्लेन करना। So next month I think we can have this session by you. नेक्स्ट बैच जबकि रहेगी तो ये पूरा सेशन ही लेंगे, बट अभी आप थोड़ा सा गाइड कर सकते इन हैं। शॉर्ट मैं इतना बताना चाहूंगा कि अनएक्सप्लेन का मतलब है कि ये हमारे समझ के बाहर है। प्रॉब्लम है, समस्या है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही है। इसलिए अनएक्सप्लेन का जो जो व्याख्या है वो बदलती है। जितना तुम डिटेल में जाओ, डेप्थ में जाओ, उतना आपको अनएक्सप्लेन का एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। जैसे एक सिंपल ट्रीटमेंट उदाहरण में देता हूँ। जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग देखते हैं सीमेन काउंट नॉर्मल है, ट्यूब्स ओपन है, यूट्रस अच्छा है, ओवुलेशन हो रहा है, मतलब दिखता सब अच्छा है। अब किसी इंसान के पास यदि हम 2-4 बार उसको मिलो तो वो अच्छा लगता है और वो अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब उसके करीब जाओ तो उसका एक्चुअल स्वभाव अपने को समझता है कि वो अच्छा है, इंसान है कि नहीं है, वो कितना स्वार्थी है, कितना घमंडी है। 2-4 बार मिलो तो कुछ नहीं समझता। वैसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में देखो तो सब ठीक लगता है, लेकिन उसके करीब जाओ तो हमको प्रॉब्लम, समस्या दिखती है। एक सिंपल उदाहरण है, सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट है, नॉर्मल है, लेकिन सीमेन एनालिसिस WHO का जो रिपोर्ट आता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, जो नहीं होती उसको हम लोग स्पर्म फंक्शन टेस्ट कहते हैं। वो एडवांस टेस्ट है, और हमें पता चलता है कि सीमेन काउंट नॉर्मल है, तो अपेरेंटली सब नॉर्मल दिख रहा है, प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही। फिर यदि आप एडवांस टेस्ट करो जिसको स्पर्म फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अरे इसमें तो समस्या है, इसका डीएनए फ्रेगमेंटेशन ज्यादा है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। डीएनए फ्रेगमेंटेशन रहना चाहिए 10% और 15%, वो रहता है 50%। तो डीएनए में प्रॉब्लम होने की वजह से, स्पर्म की प्रॉब्लम होने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। ये एडवांस टेस्टिंग से पता चलता है। तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी को एक्सप्लेन करना ये एक अपने आप में चुनौती है, जिसमें हमको डिटेल में जाके सब देखना पड़ता है, लेकिन कुछ ना कुछ समस्या दिखती है। ओके, किसी ने कहा है बोथ फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है, आईवीएफ सजेस्टेड बाय डॉक्टर, बट मुझे आईवीएफ नहीं करना है, और कोई सॉल्यूशन है? डेफिनेटली है। ट्यूब्स यदि ब्लॉक्ड है तो उसको ओपन करने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपी के द्वारा ओपन होती है। लेकिन यदि लैप्रोस्कोपी में भी आपको ऐसा समझ में आ गया है कि ट्यूब्स पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, और देखो 2 प्रकार की समस्या रहती है। यदि कोई पाइप है जिसमें कचरा अटका हुआ है, या कोई ऐसा चीज है जिसको आप फोर्सफुली, वो रहता है ना पाइप में कुछ डालने के चीजें रहती है, जो डालो तो वो कचरा निकल जाता है और पाइप क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से ट्यूब में यदि ब्लॉक है तो वो ब्लॉक जरूर क्लियर होगा। लेकिन यदि ट्यूब डैमेज है, तो वो ट्यूब डैमेज हो और वो यदि पूरी तरह से खराब हो चुकी हो, तो हम लोग उसको ओपन नहीं करते, हम लोग उसको कट करते हैं, और आईवीएफ बोलते हैं उसको, बोलते हैं डीलिंकिंग ऑफ ट्यूब्स।
मतलब ये ट्यूब जो खराब है वो प्रेगनेंसी तो नहीं रखेगी, लेकिन रहने वाली प्रेगनेंसी को भी खराब करेगी, क्योंकि उसमें से जो फ्लूइड जाता है वो फ्लूइड गर्भ को अटैच नहीं होने देता। तो कितना डैमेज ट्यूब में है उसके ऊपर पूरा ट्रीटमेंट निर्भर करता है। यदि ट्यूब में ब्लॉक है, छोटा सा प्रॉब्लम, म्यूकस प्लग है, उसको निकाल दो, ट्यूब ओपन, प्रेगनेंसी रह जाएगी। ट्यूब डैमेज है तो उसको कट करना पड़ेगा और आईवीएफ करना पड़ेगा। आईवीएफ के पहले उसको कट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डिलिंकिंग ऑफ ट्यूब्स। तो ये निर्भर करता है कि सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर, कितना प्रॉब्लम है उसके ऊपर निर्भर करता है। एक लास्ट लेंगे, बहुत सारे साइकिल ऑफ आईवीएफ से सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ होते हैं क्या? हाँ, एक्चुअली आईवीएफ के सिर्फ 2 ही साइड इफेक्ट्स हैं। एक साइड इफेक्ट है हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जो अभी इट इज बिकम अ हिस्ट्री नाउ, ये बंद हो चुका है, क्योंकि जो नया टेक्निक आया है उसमें हाइपर स्टिमुलेशन नहीं होता। उसमें हम लोग फ्रीज ऑल करते हैं तो उससे हाइपर स्टिमुलेशन नहीं होता, तो कोई डर की बात नहीं रही। और दूसरा जो है मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ट्विंस तो ठीक है, ट्विंस तक ठीक है, ट्रिपलेट्स भी होते हैं, ये 2 चीजें। लेकिन अदरवाइज आईवीएफ में जो हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो इंजेक्शन एक्चुअली हमारे बॉडी के इंजेक्शन रहते हैं। उसको यदि सही मात्रा में लगाओ तो वो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं करती। इसलिए बोलते हैं कि वो इंजेक्शन जो स्टिमुलेशन के लिए लेते हैं, वो उसका यदि हाइपर स्टिमुलेशन होगा तो दिक्कत होगी, लेकिन वो स्टिमुलेशन अच्छा रहेगा तो कोई समस्या नहीं है और कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। Okay. Last, अभी actual last. We have done multiple IVF. Doctor is suggesting ERA. What should we do? अच्छा, ये थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन है, जिसमें बेसिकली केस टू केस सब निर्भर करता है। एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी अरे या एआरए करके एक टेस्ट आती है, जो टेस्ट में हम लोग एंडोमेट्रियम क्या, देखो कैसा है कि गर्भ बनना ये एक बात है और गर्भ अटैच होना दूसरी बात है। तो गर्भ अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। यदि गर्भ अटैच नहीं होता है तो गर्भ अच्छा होने के बावजूद भी हमको परिणाम नहीं मिलता, हमको प्रेगनेंसी नहीं मिलती। तो ये देखने के लिए एंडोमेट्रियम कैसा है, लाइनिंग कैसा है, वो देखने के लिए ये टेस्ट है, जो टेस्ट यदि आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो हम आप लोग कर सकते हो। बहुत दिल से शुक्रिया आपका, आपने बहुत पेशेंटली, बहुत दिल से अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर किया और आपका होलिस्टिक अप्रोच वाला मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। Thank you.